हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु सर। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका अपने प्यार से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास संभव बीच 49वीं क्लास है और आज की क्लास में हम हमारे टॉपिक को बढ़ाने वाले हैं आगे। जहां हम प्रीवियस 2 क्लासों में पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, हम क्या क्या डेफिनेशन सुनते हैं और क्या हमें कन्फ्यूजन्स होते हैं। थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं कि यार ये सही है या ये सही है, कोई कहता है ये होता है, कोई कहता है वो होता है। तो हमने सभी डेफिनेशंस को क्लेरिफाई किया और साथ ही साथ हमने जाना कि नहीं, जो हर डेफिनेशन है वो सही है लेकिन उसको लागू करने के तरीके अलग अलग है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टीज बताई जा सकती है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेट ऑब्जेक्ट। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि किस तरीके से कटा हुआ भाग हमको दे दिया जाए और फिर सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाए, या फिर पूरा एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, एक बॉडी दे दी जाए और उस बॉडी का कुछ भाग हटा दिया जाए और फिर नए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछ ली जाए तो किस हिसाब से निकाले जा सकता है। प्रीवियस क्लास में भी हमने जेई मेंस और नीट के 2019-2018 के सवाल किए। आज की क्लास में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं प्रीवियस क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, जहां हम ट्रंकेट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। साथ ही साथ में हम बात करेंगे आज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की गति। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लगभग 35 to 40 मिनट रहेगी हमारी क्लास अप्रॉक्सीमेटली। तो जितना हमसे कवर होता है आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आज जहाँ मेरी कोचिंग के आसपास मेले वेले का आयोजन है, पब्लिक प्लेस, आपको पता है भीड़ भाड़ ये सब, और थोड़ी देर बाद में डीजे वीजे ये सब बजने लगेंगे तो आपको भी ऐसा साउंड मिलने वाला है। तो कुछ जल्दी ही क्लास आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आपको संडे के दिन मॉर्निंग में सुबह 10 बजे, जो कि हमारा एक फिक्स टाइम है, आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। भाई ट्रंकेट ऑब्जेक्ट का क्या लेना देना है, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक सवाल बताया था कि भाई ये एक डब्बा है आपके पास में ऐसा, ठीक है, ये लो, सारी सिचुएशन बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट्स है 0 0, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो हमने दोनों साइड सिमेट्रिक लाइन निकाल दी। हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज बी लोकेटेड ऑन अ लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं होती, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि हमें 2 या 2 से ज़्यादा सिमेट्रिक लाइंस मिल जाए या एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिल जाए, लाइन ऑफ सिमेट्रिक मिल जाए, कैसे क्या 2 सिमेट्रिक लाइंस मिल जाए, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है वो सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट लोकेशन होती है। अब यहाँ पर ये भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन के भी इधर उधर दोनों साइड बराबर पार्ट है, इस लाइन के भी इधर उधर दोनों साइड बराबर पार्ट है, दोनों साइड बराबर मास है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसकी लोकेशन यहाँ 0 0 नहीं मानता हूँ। क्या करता हूँ, 0 0 नहीं मानता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ। आपको सवाल कराऊंगा मैं ढंग से, ठीक है। चलो 2019 का ही सवाल कर लेते हैं हम, मेंस का, जेई मेंस नीट में भी आया हुआ सवाल है, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 0 and 0, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पर जो पॉइंट है उसका है a, 0, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो है b, 0, a, 0 है, b, 0। मैं इसको थोड़ा सा आसान बना के इसको भी कर लेता हूँ a, 0, ठीक है। ये भी 1, 0, ये भी 1, 0। अच्छा, मैंने यहाँ गलत कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, 0, a, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो इस सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास है, वो होगा a/2, a/2, b/2 भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a/2, a/2, ठीक है। मैंने इसको आसान बना दिया सवाल को बस। प्रीवियस क्लास में जो सवाल करवाया था मैंने ऐसा, उससे मिलता जुलता, ठीक है। अब कहने वाले ने ये कहा कि मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, इस पोर्शन को हटा देता हूँ। इस पोर्शन को हटाऊंगा तो इस पोर्शन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे a/2 और यहाँ से भी होगा a/2। इस पोर्शन को हटाने के बाद में जो आपके पास पोर्शन बचता है, जो आपके पास पोर्शन बचता है, ये बचेगा, उसका सेंटर ऑफ मास निकालिए
उसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। ये लो, अब देखो ये बात हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है, ऐसा ही सवाल पढ़ा है हमने, लेकिन आज हम एरिया और नेगेटिव मास का फॉर्मूला यूज करते हैं, मास से रिलेटेड और एरिया से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था कि यदि एरियल मास डेंसिटी सेम होती है तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और पिछली क्लास में मैंने एक्सियम वाईसियम का सीधा सीधा फॉर्मूला यूज किया था जो कोऑर्डिनेट्स पर बेस्ड था। आज हम बात करेंगे कुछ और, ठीक है, नया तरीका। पिछली क्लास में हमने क्या किया, दो सेम पोर्शन से थे, इनका सेंटर ऑफ मास निकाला, इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, दोनों के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमने डिवाइड किया, फिर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के ग्रुप को उनके सेंटर ऑफ मास पे रखा, एक ग्रुप को एक सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, एक ग्रुप का एक सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, फिर दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। ऐसे तो किया था। यदि आपको नहीं समझ में आता तो प्रीवियस क्लास देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है संभव बैच के लिए, सारे संभव बैच की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। संभव बैच क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी वक्त नहीं गया है, नीट और जेईई मेंस बहुत दूर है और हम चाहे तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और हमारा सिलेक्शन इस बार पक्का कर ही सकते हैं 100%, बट उसके लिए हमें तैयारी जी जान से करनी पड़ेगी, फोड़ कर रख देना है इस बार, ठीक है। अदरवाइज तो फिर तो जो चलता है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है, आपकी सीट कोई और लेकर जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, बात को आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है। चलिए भाई, तो अब देखो जैसे ही मैं इस पोर्शन को काटूंगा, मैं कहूंगी ये मेरे पास एक पोर्शन है, आप कहेंगे कि सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो इधर खच गई, ये खींच दी। अब मैं कहूंगा कि सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, तो अब इस पूरे पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आएगा, भारी पार्टिकल के साथ में साइड में किसकेगा, और इधर आएगा जिसका मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो मैं लिख दूंगा x, y, x, y, ठीक है। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। यदि मैं इस पूरे पोर्शन को मानूं, इसको एक ऑब्जेक्ट मानूं, इसको एक ऑब्जेक्ट मानूं, तो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहां पर है, ठीक है, और इसको एक ऑब्जेक्ट मानता तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां आता, कहीं बीच में कहाँ था, बीच में आता। ये a/2 है, ये भी a/2 है, तो ये कहीं बीच में आएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/4, आधा आधा, a/2 का आधा, a/2 का आधा, ठीक है। तो इस पोर्शन का, इस मास का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इस मास का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इस पूरे का। देखो दो सेंटर ऑफ मास आ गया ना, इसको मैं समेट के यहां पर रख सकता हूं, इसको मैं समेट के यहां रख सकता हूं। दोनों सेंटर ऑफ मास का जो मिड पॉइंट होता है वो यहां होता है, ठीक है। पूरे खेल समझने की कोशिश करिए। पूरे डब्बे का सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अब डब्बे के टुकड़े करूं, एक मास यहां पर है जिसका सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास 1 पार्टिकल। इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल, और परमानेंटली सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है। तो अब देखो, हम यदि मास से चलना चाहे, मास से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको मास और एरिया दोनों साइड से बताऊंगा। यदि मैं इसका एरिया की बात करूं तो इसका एरिया भी a है, 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 ठीक है। तो देखो हम लाइन खींचते हैं, ये लो, इस अकेला जो एरिया है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स है a/4, ठीक है। इसके इस पूरे को मिलाकर यदि मैं एक पॉइंट बना दूं, उस पॉइंट का एरिया हो जाएगा 3a है ना भाई, a 3a हो गया, 3a, और उसके कोऑर्डिनेट्स से मुझे पता नहीं x एंड y, क्या कोऑर्डिनेट्स है, x एंड y। इन दोनों को मिला के जो ये और ये, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों बॉडीज को मिलाकर जो सेंटर ऑफ मास आता है वो a/2 पर आता है। कहाँ पर आता है, a/2 पर आता है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक्सियम इज इक्वल टू a2x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। यहाँ पे 3a रखना है, मैंने क्या कहा था, छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर उनका सेंटर ऑफ मास एक जगह रखना है, तो ये छोटे पार्टिकल इनको यहाँ पर मिला कर दिया, a 3a बन गया और यहाँ सेंटर ऑफ मास पर आ गया, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है। तो देखो अब इस पूरी बॉडी को भूल जाओ और आप ये समझ लो कि ये वाली बॉडी जो है वो a है, a एरिया में है, और ये वाला जो मास है जो 3a एरिया में, एरिया के हिसाब से चलना चाहो तो नेगेटिव मास के हिसाब से भी मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए एक्सियम इज इक्वल टू a यहाँ पर देखो, a की जगह मैंने a लिखा, कोऑर्डिनेट्स है a/4, एक्सियम की जगह मैं एक्सियम लिख देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। ये लो a/4, सही है क्या, गलत है। ये जो एक्सियम है वो इन सबका मिलाकर कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला लगता है, इन सबका मिलाकर जो सेंटर ऑफ मास आता है उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला लगता है। तो इसका और इसकी बात की जाए तो एक्सियम की जगह तो मैं लिखूंगा a/2,
A1 मेरा ये है, मैं 1 पॉइंट ले लेता हूँ, ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, तो A1 जो है उसका एरिया A है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स A/4 है, प्लस जो मेरे पास A2 है वो मेरे पास 3A है और उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x है, डिवाइड 3A और A प्लस 3A, देन वी कैन से दैट A/2 इक्वल्स टू A कॉमन ले लो, A/4 आ जाएगा, यहाँ पर 3x आ जाएगा, डिवाइड यहाँ पर 4A आ जाएगा, A से कट जाएगा, इससे 2 आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2A हो जाएगा, ये A/4 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाऊंगा तो 2A माइनस A/4 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7A/4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3x, एंड वी कैन से दैट, अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम बचती है, ठीक है। यह वाला पोर्शन मैं ख़त्म कर देता हूँ और आप इसे वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी 7/4 इंटू 3 यानी 7/12A, ये लो, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये A/2 से 7A/12 की साइड खिसक गया है। उसी तरीके से y की वैल्यू, जब कोऑर्डिनेट सेम आ रहे तो y की वैल्यू भी ये आएगी 7/12A। कहानी वही है, आप चाहो तो एरिया लो तो ये फॉर्मूला बनेगा, आप एरिया नहीं लेना चाहते, आपको बोल दिया भाई इसको हटा दो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, दोनों का मिला के नहीं, इस पोर्शन, ये 3 पोर्शन बचेगा आपके पास, ये 3 पोर्शन बचेगा कुछ ऐसा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आएगा, इस पूरे पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के मेन सेंटर ऑफ मास निकाल लेना, जो सवाल मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम है या जिनको सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक ढंग से आज तक समझ में नहीं है, उनके लिए खासा जरूरी है। जो मास के तरीके से करना चाहते हैं वो मास के तरीके से भी कर सकते हैं कि सर हमें मास के तरीके से ही बता दो, तो ये लो मैं मास के तरीके से ही बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, कहानी वहीं आके रुकेगी, समझने का फेर है। कैसे? मैं कहूँ कि सब की डेंसिटी सेम है, सब पर डेंसिटी सेम है, तो मैं कहूँ कि इस पूरे का एक मास निकाल लो, इस पूरे का एक मास निकाल लो, निकाल लिया, ठीक है, निकाल लेते हैं ना इसका मास, क्या दिक्कत है। और इस पूरे का मास निकाल कर एक पॉइंट पर रख दो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं, जो कि सेंटर ऑफ मास होने वाला है। इस पूरे के, इसको अलग करो, इस पोर्शन को अलग करो, इस पूरे की बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई मास है पूरा मास m है, पूरा मास, टोटल मास कितना है m है, 4 बराबर इससे हो गए, तो इस वाले पोर्शन का जो हिस्सा है वो हो जाएगा m/4, अरे चौथा ही है ना, m/4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको पहले बात करते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यानी ये पूरा मास किस पॉइंट पे माना जा सकता है, सेंटर ऑफ मास पे तो माना जा सकता है, तो सेंटर ऑफ मास पे माना जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा a/4 जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इस पूरे की बात कर लेते हैं। ये जो बिना छाया वाला भाग है, बिना शैडो वाला पोर्शन है, इसके पास कितना मास है भाई, पूरा मास m है, m में से चौथाई बाहर निकाल दिया तो मेरे पास बचेगा 3/4, 3/4 m बच गया, ये लो। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भाई, इसके ये पूरा मास किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास पे माना जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस पूरे की बात करते हैं, तो पूरे का सेंटर ऑफ मास का आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा, मिड पॉइंट ये रहा, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके a/2 एंड a/2, ये लो, सही बात है, क्लियर है। मास आपके पास आ गया है, हम मास वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हम मास वाला फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, इसके पास कितना मास है और इसके पास कितना मास है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आसानी से खेल सकते हैं, ठीक है। एक्सियम, ठीक है, एक्सियम, सेंटर ऑफ मास हमेशा बैलेंस बनाने के लिए आता है, तो कई किताबों में लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ 3/4 मास एंड मोमेंट ऑफ m/4 मास, ठीक है। मोमेंट मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो मास तो आपका 3/4 m, और डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और सॉल्व करने के लिए आपको डिस्टेंस में लिखना पड़ेगा। ये मान लो सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से फाइनल पोजीशन है x में से आपने माइनस कर दिया a/2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। इधर हम बात करें m/4 मास की, और यहाँ से यहाँ तक भी मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो यह कोऑर्डिनेट्स है a/2, यह है a/4,
ये a/2 a/4 a/2 से a/4 चला गया तो आपके पास खींच कर a/4 ही बचेगा, a/4 ही बचेगा। ठीक है, माइनस का देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे कर लो, तो माइनस का a/4 लिख दो, आपको जरूरत पड़ेगी इसके भी। ठीक है, ये 4 से आपने 4 काट दिया, m से आपने m काट दिया। ठीक है, आपके पास बचेगा 3x माइनस 3a/2 इक्वस टू माइनस a/4 माइनस a/4। ठीक है, आप ले लो इधर 3x इक्वस टू, इसको इधर ले जाओ, माइनस का a/4 प्लस का 3a/2, ये लो 3a/2, देन 3x इक्वस टू, एलसीएम लिया आपने 8, मैंने लिया यहाँ 4 दूनी 8, 2a, 2 चौक 8, 2 चौक 4, 4 3 12 a, ये तो 10 a बच रहा है। अच्छा 10 a, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये करी कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले रहा हूँ, माइनस प्लस का तो कोई खेल ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a/4 है, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, तो ये भी प्लस आएगा। एंड वी कैन से दैट, अरे भाई a/2 से a/4 की डिस्टेंस a/4 ही बचेगी, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, इधर ऐसे समझ लो, ये देखो a/4 पे, फिर ये a/2 पे, यानी बढ़ रहा है, फिर और पॉइंट इधर आएगा तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 3x इक्वस टू, ये आपके पास बच गया 14a/8, यहाँ से आपने काटना चालू किया, x इक्वस टू 7a/4 एंड x 3x की वैल्यू है, एंड वी कैन से दैट 7a इंटू 4, 7a डिवाइड बाई 4 इंटू 3, आपके पास आ जाएगा 7a/12, जो कि पुराने कोऑर्डिनेट्स के बराबर ही आ रहा है। ये तुम्हारा मास का सिस्टम हो गया है। ठीक है, आप नेगेटिव मास की तरह ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, एरिया से निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हो। मैंने एक ही सवाल 3 तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं भाई, फटाक से एक सवाल और करते हैं। ठीक है, एरिया से करना चाहो एरिया से कर लो, मास से करना चाहो मास से कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए हमारे पास एक सर्कल है बड़ा, ये सर्कल है, ये लो, जिसकी खुद की रेडियस है r, मैं इधर लिख देता हूँ, जिसकी रेडियस है r, जिसकी रेडियस है r, ये लो। एक और सर्कल है, ये लो, जिसकी रेडियस है r/2, और ये शैडो पोर्शन है। इतना मैंने इसको काट दिया है, मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए। यदि ये सेंटर पॉइंट है भाई, इधर r है तो इधर भी तो r ही होगी, इसका डायमीटर r है। ठीक है, इसका तो डायमीटर r है, इसकी रेडियस r है। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे का, वो होगा 0,0 पे, वो होगा 0,0 पे। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पर होगा, इस शैडो पोर्शन का, और शैडो पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास आपके पास आने वाला है वो होगा आपका r/2 पर। कहाँ पर आने वाला है? r/2 पर। इसी पे तो लेना है हमें। ठीक है, r/2,0 पर। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम को ऐसे बना देता हूँ। ये आपके पास शैडो पोर्शन है जिसका सेंटर ऑफ मास है r/2 एंड 0 पर। ये एक आपके पास बचा हुआ पोर्शन है, कुछ ऐसा करके, ऐसा ही तो है। ठीक है, अपनी डिजाइन थोड़ी ऐसे ही है यार, ऐसे करके। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं अंदर के साइड खिसकेगा, अंदर के साइड थोड़ा सा इधर खिसकेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं, मैंने लिख दिया x और y। इसके और इसके इन दोनों बॉडीज को मैं यदि एक सिस्टम मानूं तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आने वाला है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 0,0। अब मुझे ये पूछा गया है, अब आप एरिया से करना चाहो एरिया से करो, मास से करना चाहो मास से करो। एरिया से करना चाहोगे तो इस छोटे वाले का एरिया क्या लोगे आप? इस छोटे वाले का एरिया लेना पड़ेगा पाई r स्क्वायर, r यहाँ पर r/2 है, तो स्क्वायर करोगे तो पाई r²/4 आ जाएगा, पाई r²/4 आ जाएगा। ठीक है, इस बचे हुए पोर्शन का आपको लेना है, तो पूरे का एरिया है पाई r², उसमें से आप पाई r²/4 माइनस कर दोगे, पाई r²/4 माइनस कर दोगे तो आपके पास तिहाई बचेगा, 3 पाई r²/4 इसका एरिया बचेगा। अब आप एक्सियम का फॉर्मूला लो, a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2, एक्सियम इक्वल्स टू एरिया, इसको मैं 1 पोर्शन मान लेता हूं, तो 3 पाई r²/4, x1 इसके कोऑर्डिनेट्स, x1 इसके कोऑर्डिनेट्स x है, y कोऑर्डिनेट हमको 0 ही आएगा वैसे भी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x। ठीक है,
प्लस एरिया 2 उधर चलते तो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर बाय 4 और उसके कोऑर्डिनेट्स है r बाय 2 पर। अरे उसका सेंट्रोल मास r बाय 2 है, ठीक है। डिवाइड एरिया, दोनों का एरिया मिलाकर टोटल सर्कल ही तो बनेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देन वी कैन से दैट एक्सियम की वैल्यू यानी इस पूरे पोर्शन की, यानी अलग अलग करूँ तो ये दो अलग अलग मास बनेंगे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मान लिया जाए तो इसका सेंट्रोल मास आएगा यहाँ पर 0 0 पर, तो 0 लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास कॉमन लेने के लिए क्या है, यहाँ पर मेरे पास कॉमन लेने के लिए पाई स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 है, तो यहाँ पर बचेगा 3 ही बचेगा, यहाँ बचेगा r बाय 2। पाई आर स्क्वायर बाय 4 कॉमन है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 कॉमन, और नीचे बचेगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा 0 इक्वस टू मेरे पास मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो 3 बाय 4 प्लस r बाय 2 बचेगा, 3 बाय 4 प्लस r बाय 2 बचेगा। r बाय 2 को इधर लाऊंगा तो माइनस का r बाय 2 हो जाएगा, मेरे पास यहाँ 3 बाय 4 बचेगा। गलत कर रहे क्या हम? अरे नहीं ये x भी तो है, अरे पागल, अभी 3x भी है, यहाँ पर 3x भी है, यहाँ 3x भी है। मुझे x के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो x इक्वस टू इसको तो मैं दे देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ 2 को ऊपर पहुँचा देता हूँ माइनस का 2 r बाय 3, ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। माइनस का 2 r बाय 3, ये 0 0 है, ये पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेट्स कहीं यहाँ पर आएंगे, माइनस का 2 r बाय 3। आप चाहो तो मास के हिसाब से ले लो, मास निकाल लो भाई, पूरे का मास निकाल सकते हैं आप। मास खेलना चाहो तो मास खेल सकते हो। कैसे खेलोगे इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मास के लिए मैं तरीका बता देता हूँ, बाकी करना आप ही को है, ठीक है। मैथमेटिक्स है, पहले तो छोटे वाले का मास निकालो। पूरे का मास यदि m हो, टोटल मास, और एरिया के हिसाब से मास डिवाइड करना हो तो मेरे पास है पाई आर स्क्वायर बाय 4, एरिया में कितना मास आएगा तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया। कितने एरिया का चाहिए आपको? पाई आर स्क्वायर बाय 4 का चाहिए, इससे ये कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा m बाय 4। ये पूरा m है, ये m बाय 4 है, तो बचेगा का हो जाएगा 3m बाय 4, तिहाई तो बचेगा। अरे पूरे में से चौथाई निकल जाएगा तो आपके पास तिहाई तो बचेगा भाई लोग। ये लो मास तरीके से ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर यही घूम फिर के आने वाला है, ठीक है। समझ गए? तो ट्रंकेट पार्टिकल या ट्रंकेट ऑब्जेक्ट के लिए इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके हुए? आप कोऑर्डिनेट से यूज कर लीजिए, आप एरिया के फॉर्मूले से यूज कर लीजिए, या फिर आप मास का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सारी कहानी वहीं आके गिरेगी, सारी कहानी उसी पॉइंट पे आएगी। सेंट्रोल मास के वही कोऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे वो आप आजमा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं मोशन की बात की जाए। सेंट्रोल मास के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यदि मैं एक्स की बात करूं तो वो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अभी जितने भी मासेस हमने माने हैं, या तो हमने पॉइंट मास माना है, या हमारे पास जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो मास डेंसिटी वो कांस्टेंट है। बट यदि मास डेंसिटी कांस्टेंट ना हो, यानी मास डेंसिटी कांस्टेंट ना हो, इसका मतलब है एरिया पे मास इक्वली फैला हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाए कि मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, एरिया पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो उस समय हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं। आज हम वेलोसिटी की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यदि मैं इधर डिफरेंशिएशन कर दूं तो dxm डिवाइड बाई dt हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा m1 dx1 अपॉन dt, m2 dx2 अपॉन dt प्लस मास तो m1 m2 m3। अरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है किसी भी सिस्टम में, जितने भी पार्टिकल्स है, उन सब का मास जोड़ोगे तो पूरे सिस्टम का मास ही तो आने वाला है। तो मैं लिख देता हूं m टोटल, m1 m2 m3 सबको ऐड कर दो, क्या दिक्कत है। ये यहां पर देखो dx बाई dt, बस सेंट्रो मास के, तो मैं यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास, वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास। यहां लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड अगेन जितना भी है, और यहां पे लिखूंगा मैं m टोटल, ठीक है। यहां पर देखो, यदि मैं यहां लिख दूं m टोटल और यहां पे लिख दूं VCM, देन वी कैन से दैट m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, जो भी आपका होगा। यहां पर देखो
पहले पार्टिकल का मोमेंटम यहाँ पर होगा, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम यहाँ पर होगा, तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम, और यहाँ पे होगा टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम यदि आपको निकालना है तो सभी पार्टिकल्स के आप मोमेंटम निकाल लीजिए, सभी पार्टिकल के आप मोमेंटम निकाल लीजिए। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि यदि ये सभी पार्टिकल का मोमेंटम है तो मैं कहूँगी मोमेंटम टोटल निकालना है मुझे, तो टोटल मोमेंटम मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के इक्वल ही आएगा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल ही आएगा। यानी आपको हर एक पार्टिकल पर वेलोसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको हर पार्टिकल पर वेलोसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको हर पार्टिकल पर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, हर पार्टिकल का संवेग निकालना पड़ेगा, फिर उसे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पूरी बॉडी का संवेग आपके पास निकल कर आएगा। उसके बजाय आप पूरा मास लीजिए और उसको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मास लीजिए और उसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास पूरी बॉडी का मोमेंटम निकल कर आ जाएगा, पूरी बॉडी का मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं एक वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूं, देखो भाई, ताकि आसानी रहे। ये लो, ठीक है। अब इसमें से किसी की वेलोसिटी सीधे डायरेक्शन में होगी, किसी की वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में होगी, मोमेंटम टोटल ऐड सब्ट्रैक्ट होगा के लास्ट में जो बचेगा यानी टोटल यानी नेट मोमेंटम आप इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आई होगी बात, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक पहिया है, मान लो ये मेरे पास एक पहिया है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। इसका एक पॉइंट यहां पर है, 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 एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर है, ठीक है। चलिए आगे एक बात करें, ठीक है। ये लो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी, यहां पर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी VCM ही होगी, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी VCM ही होगी। लेकिन इस पॉइंट को ओमेगा ऐसे घुमाएगा, रेडियस में r ले लेता हूं, रेडियस में r ले लेता हूं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM प्लस इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा r स्क्वायर, सॉरी v बराबर ओमेगा r होता है ना, हाँ ओमेगा r हो जाएगी, ठीक है। कैसे आई वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी तो VCM की वेलोसिटी तो सभी पार्टिकल्स के पास रहेगी, VCM की वेलोसिटी तो सभी पार्टिकल्स के पास रहेगी, साथ ही साथ में इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन वेलोसिटी के साथ होता है v बराबर ओमेगा r, ठीक है। तो एक वेलोसिटी तो ये आ गई इस ओमेगा की वजह से, और एक VCM की वजह से आगे चल रहा है वो वेलोसिटी आ गई। अरे भाई एक तो ये आगे खिसक रहा है, एक ओमेगा से फिर आगे की ओर धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो दो वेलोसिटी आएगी ना, एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जिससे पूरी बॉडी आगे भाग रही है, एक ओमेगा की वेलोसिटी जिससे पूरी बॉडी गोल गोल घूम भी रही है, तो हमारे पास इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी आएगी VCM प्लस ओमेगा r। चूंकि ओमेगा का डायरेक्शन आगे की ओर है तो ऐड होगा, यहाँ पर ओमेगा पीछे की ओर है तो यहाँ पर VCM तो इधर हो जाएगा, बट ओमेगा r की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो पीछे की ओर होगी, ओमेगा आर की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो पीछे की ओर होगी, और अब टोटल वेलोसिटी इस पॉइंट पर आ जाएगी VCM माइनस ओमेगा r। इसका कहने का मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी के ऊपर हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है। अब आप, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट का मास ले लिया m1, इसका ले लिया m2, इसका ले लिया m3, और यदि मुझे इस पूरी बॉडी का मोमेंटम निकालना है P टोटल, तो आप कैसे निकालते हैं, आप निकालते मास m1 इंटू VCM प्लस ओमेगा r, फिर आप लिखते इस पॉइंट पर m2 VCM, वेलोसिटी इतनी है ना, फिर यहाँ पर लिखते अगेन दोबारा मास जो भी आपका वेलोसिटी इंटू मास डिवाइड बाय टोटल मास, इस तरीके से करके सॉल्व करते हैं। लेकिन ये पड़ जाता आपके लिए लेंथी, और भी तो मास दे सकता है, सभी मास की यदि आप वेलोसिटी निकालने बैठोगे तो आपके पास पड़ेगा लंबा। जब लंबा पड़ेगा तो हम इसको आसान बनाना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, हम सीधा निकाल सकते हैं। आपको यदि टोटल मोमेंटम चाहिए तो आप सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकाल लीजिए, टोटल मोमेंटम चाहिए ट्रांसलेटरी मोशन में तो आप सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकाल लीजिए। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है टोटल मास m टोटल इंटू वेलोसिटी VCM। लाइट चली गई है, मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, लेकिन ये पूरी बात कह लो इसके लिए मैं खिड़की पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको
मैं देख लेता हूँ, देखिए सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। लाइट चली गई है तो अब क्या करें। हाँ, बोर्ड पे अप्रोक्सीमेटली ठीक दिख रहा है। आज की क्लास हम इतनी करेंगे, ठीक है। अब लाइट चली गई तो क्या करें। देन वी कैन से दैट पीसीएम, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी सेंट्रो मास का मोमेंटम आपको निकालना है तो आप m टोटल इंटू वीसीएम कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास को आप टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा पूरी बॉडी का, और टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास। यानी आपको सभी पॉइंट्स पर वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक पॉइंट पर वेलोसिटी ले लीजिए सेंट्रो मास पर, और सेंट्रो मास की वेलोसिटी को टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी बॉडी का आपके पास में मोमेंटम निकल के आ जाएगा। यानी यहां से एक बात और पता लगती है, क्या सेंट्रो मास की एक डेफिनेशन और लिखी जा सकती है कि सेंट्रो मास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी यदि हमें पता लग जाए, मतलब सॉरी क्या कह रहा था मैं, हाँ, सेंट्रो मास एक ऐसा पॉइंट है, यहां लिख देता हूं, सेंट्रो मास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी यानी जिसका वेग वीसीएम को टोटल मास ऑफ बॉडी से मल्टीप्लाई कर दूं तो, या कर दिया जाए, ऐसे लिख देता हूं, कर दिया जाए तो पूरी बॉडी का मोमेंटम निकल आता है, यानी पूरी बॉडी का मोमेंटम निकालने के लिए आपको हर मास यानी हर पार्टिकल का मास और हर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है। पूरी बॉडी या पूरे ऑब्जेक्ट का संवेग निकालने के लिए हर पार्टिकल यानी हर कण का द्रव्यमान और हर कण का वेग निकालने की जरूरत नहीं है। आप हर पार्टिकल का मास और हर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालोगे तो लंबा पड़ जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके लिए आप सीधा करिए, टोटल मास उठाइए और उसको सेंट्रो मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सेंट्रो मास की वेलोसिटी निकालना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? मैंने क्या कहा था, ट्रांसलेटरी मोशन में सेंट्रो मास की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब यदि आपको निकालना है तो आप न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। ये सबसे सिंपल मोशन करेगा। यानी मैं ऐसे कहूं कि ये पहिया ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये पहिया ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो मैंने कहा था ना मेला है, भोपू बजना चालू हो गया ना। यदि ये पहिया ऐसे घूम रहा है और घूमते घूमते यदि यहाँ पर आ गया तो ये पॉइंट तो खिसक कर यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट खिसक कर यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट खिसक कर यहाँ आ जाएगा, लेकिन सेंट्रो मास हमेशा इसी लाइन में रहेगा। मिड पॉइंट यदि ये यहाँ पर भी पहुँच जाता है तो मिड पॉइंट यहीं पर ही रहेगा, और मिड पॉइंट केवल स्ट्रेट लाइन मोशन शो करेगा। यानी सेंट्रो मास केवल स्ट्रेट लाइन मोशन शो करेगा, जबकि सभी पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन शो करेंगे और साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी शो करेंगे, आगे भी चलेंगे और पीछे भी गोल गोल भी घूमेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है ये केवल ट्रांसलेटरी मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन शो करने वाला है, सीधी रेखा में गति प्रदर्शित करने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रो मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सिंपली मोशन शो करता है, बड़ी आसानी से हम उसकी मोशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, पकड़ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और यदि उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता लग जाए तो पूरी बॉडी का अता पता किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी होने वाली है। लाइट भी नहीं है, गर्मी बहुत है, और साथ में मैंने आपको मेले का बताया है। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट एक दिन बाद मिलेगी, क्योंकि एक दिन कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे आसपास भीड़ नहीं हो तो सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे आके क्लास आपको रिकॉर्ड करके देने के लिए, क्योंकि घर से ये जहाँ रिकॉर्ड होता है, हमारा स्टूडियो बोलो, हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर बोलो, ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो में मज़ा आया, अच्छा लगा, एंजॉय किया है, आपको लगा कि सेंट्रो मास के बारे में आप और करीब से जान पाएँ, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा है, आपके पुराने डाउट्स क्लियर हुए, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को, साथ ही साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। ये सब मैं नहीं कहूँगा, मैं सब केवल एक चीज़ कहूँगा कि आपको कमेंट करना और बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं आया।
ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम एसिलेशन पढ़ने वाले हैं, फोर्स पढ़ने वाले हैं और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, नीट IIT के पेपर में आने वाले। साथ ही साथ में लैब असिस्टेंट के भी बच्चों के लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, उन सब में भी यदि प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चंस वगैरह आए हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे और क्वेश्चन कर दीजिए जो भेज सकते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे। मैं भी ट्राई करता हूँ बुक्स वगैरह से, सेकंड ग्रेड की बुक और लैब असिस्टेंट के लिए पुरानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको निकालता हूँ और साथ में उन्हें भी क्लास में शामिल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दीजिए आज्ञा, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।